तो प्यारे बच्चों, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं वो व्यापार के लिए आते हैं। दे जस्ट वांटेड टू डू बिजनेस, बट अनफॉर्चुनेटली वो इन्वॉल्व हो जाते हैं टेरिटरी एक्सपांशन के लिए, बिकॉज उनको पता चला कि अनटिल दे विल नॉट बिकम द किंग देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गोइंग टू सॉल्व। यस, इसीलिए वो फिर कॉन्क्वेस्ट करते हैं। और मैंने बताया था कि बैटल ऑफ प्लेसी सबसे पहला जो वॉर होता है वो पहला वॉर है। फिर रॉबर्ट क्लाइव किस तरह सिराजुद्दौला को मार देता है, और मारने के बाद जो मीर जाफ़र जी हैं, यस मीर जाफ़र, यस उनको वो किस तरह वहाँ का नया मंत्री यानी कि नवाब बना देते हैं। बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया है कि कंपनी ने उनको हरा तो दिया, लेकिन कंपनी का मेन मकसद तो क्या था? यस, मेन मकसद ये था कि कोई आदमी हो जो उनके बिहाफ में जो राज्य का यानी कि बंगाल का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। यस, लेकिन यहाँ पे ये भी बात बच्चों सच है, यस, कि ये सब तब तक नहीं हो सकता जब तक वो जीते ना, यानी कि राज्य को जीत ना ले। ऐसे ही फिर यहाँ पे बताया गया कि जो लोकल रूलर्स थे वो प्रॉब्लम करने के लिए मतलब प्रॉब्लम करने लग जाते थे। क्या करने लग जाते थे? प्रॉब्लम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे लोकल रूलर जो है प्रॉब्लम करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि कंपनी को बहुत जल्दी डिफ़िकल्ट होने लगा मीर जाफ़र के राज्य में भी। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र अब राजा नवाब बन चुके थे, और उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में। तो यहाँ पे कंपनी को ऐसा लगा कि अब हम मीर जाफ़र को हटा देंगे और उनकी जगह पर हम अब किसको नवाब बनाएंगे? मीर कासिम को। तो वो मीर कासिम को बनाते हैं। मीर कासिम के साथ भी सेम केस होता है, तो अगेन वो मीर कासिम को डिमोलिश करके फिर वो मीर जाफ़र को बना देते हैं, और मीर जाफ़र को बोलते हैं कि वो 5 लाख रुपीज़ जो है हर महीने मंथली पेड करेंगे, ताकि जो ट्रेड और जो दूसरे एक्सपेंस हैं वो मीट हो सके। यस, तो आपने देखा किस तरह ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन को एक्सप्लॉइट करते हैं, यस, और अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे बताया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक बात कही थी। वो बात क्या कही थी? कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्फ, यानी कि उन्हें खुद नवाब बनना होगा, यानी ब्रिटिशर्स खुद नवाब बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंडियन लोग हैं उनको वो नवाब बना रहे, तो दे आर अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, और वो ब्रिटिशर्स की बात ज़्यादा लंबे समय तक मानते नहीं थे। यस, इसीलिए उनका ये कहना था किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने जो मुग़ल एम्परर हुआ करते थे उस समय, यस, उनसे उन्होंने क्या कर लिया? उनसे उन्होंने अपने आप को मतलब बंगाल जो था वो उनसे उन्होंने मांग लिया। यस, और मांगने के बाद वो उस पर रूल करने लग गए, यस, अपने पपेट के साथ। यस, फिर आप आगे देखेंगे कि उनको और अपना ट्रेड बढ़ाना था। यस, तो इंडिया में ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता था कि जब तक वो ढेर सारे जो टेरिटरीज है यानी कि क्षेत्र हैं, एरिया है, वो जब तक जीत ना ले। यस, तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि इसमें उनको क्या फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे बताते हैं वो लोग कि जैसे बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, अगर आप देखेंगे, यस, तो यहाँ पे बताया गया है आगे, जैसे यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं, द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम द ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी, यस, एंड द एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले कैसे होता था कि सपोज मान लो दिस इज़ इंडिया, इंडिया से सारी चीज़ें जा रही हैं एक्सपोर्ट होके कहाँ पर? ब्रिटेन यानी कि यूरोप में। अब वहाँ से क्या होता था कि गोल्ड और सिल्वर जो चीज़ें होती थी वो आती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि ब्रिटिश यहाँ पे बंगाल उनका हो गया और वो दीवानी बन गए, यानी कि दीवान बन गए, यानी कि वो उसको कमांड कंट्रोल करने लगे। तो अब ब्रिटेन से या ब्रिटिश से या तो फिर यूरोप से उनको गोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि इंडिया के ही लोगों को काम करवा के इंडियन से ही अर्न करके जो भी एक्सपेंस होता था वो मीट करते थे और डायरेक्टली बेचते थे, और जो बाहर जो दूसरे लोग होते थे वो प्रॉफिट अर्न करते थे। तो ऐसा जो सिलसिला है ये चलता रहता था। यस, आप देखेंगे जैसे टेक्सटाइल है, कॉटन है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। यस, और जो कॉस्ट है बिल्डिंग बनाने का कलकत्ता में या फिर दूसरी जगह पे, वो कलकत्ता तो वैसे बंगाल में ही है, तो ये उसी इंडियंस जो अर्न करते थे वहीं से वो काम चलाते थे।
तो आपने देखा ब्रिटिशर्स की कितनी अच्छी पॉलिसीज़ है कि पहले वो इंडिया से काली मिर्च, दालचीनी पाउडर ये एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से गोल्ड सिल्वर मंगा के बदले में ख़रीदते थे, लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने इंडिया पे ही कब्ज़ा करना चालू कर दिया और कब्ज़ा करने के बाद खुद को नवाब बना लिया और इंडियन से ही इंडिया का काम करवाने लग गए और बेचने लग गए और बदले में पैसा कमाने लग गए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने पढ़ी। बच्चों आगे जब आप पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी ने खुद अपने आप को यानी ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने नवाब डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? नवाब डिक्लेयर कर दिया। बच्चों अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव मात्र 18 साल के थे। यस, जब उन्होंने इंडिया छोड़ा तो उनके पास इतने वर्थ वैल्यू जो मनी थी वो थी उनके पास, प्रॉपर्टी और वो सब ले दे के। तो बच्चों यहाँ पे ये बताया जाता है कि एक बार कंपनी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी बताया उनको जब वो थे कि जो लोग करप्टेड हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, लेकिन उनके ऊपर भी, रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर भी शक किया गया कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी ज़मीन जायदाद कहाँ से आई। तो लोगों ने ये भी समझा कि मे बी ये हो सकता है कि वो भी करप्टेड इंसान हो। लेकिन बच्चों सबके लिए, सब ब्रिटिशर्स के लिए ये बात सोचना सही बात नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रिटिशर्स भी हैं जो बहुत काफ़ी यंग थे और यंग एज में चले गए और इंडिया के लिए कुछ किया भी, जैसे लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा। यस, बहुत सारे ऐसे फेमस हैं। तो यस, तो सब नहीं है, लेकिन हाँ एक हंसी और कार्टून का पात्र बना नवाब, वो भी ब्रिटिश यानी फॉरेनर जो थे वो। बच्चों अब कंपनी के नए रूल्स आने वाले थे। कंपनी क्या करने वाली थी? यस, आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ईयर दे दिया गया है। यस, 1757 टू 1857। तो यहाँ पे बच्चों क्या आपको बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है यस, कंपनी ने क्या किया, कहीं कहीं पे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक भी किया यस, राज्य को हथियाने के लिए, और जहाँ पे नहीं बना तो डिवाइड एंड रूल और डिप्लोमेटिक या अदर पॉलिसीज़ का उन्होंने पालन किया। बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि एक जो बैटल हुआ था बक्सर नाम की जगह पर, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो हर एक स्टेट में उन्होंने अपना रेसिडेंट यानी कि एक एजेंट नियुक्त कर दिया गया था। उस एजेंट का क्या काम था? उस एजेंट का यही काम था यस कि जो कंपनी की ज़रूरतें हैं वो वहाँ से बैठे बैठे पूरा करे। अब कंपनी की ज़रूरतें कैसे? जैसे उसका शिप कहीं पे आ रहा है उस पर टैक्स ना लगे, फ्री में हो जाए, या फिर वहाँ से कुछ कॉटन या सिल्क या तो फिर दूसरे चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट हो सके फ्री ऑफ टैक्स में, तो वो सारी चीज़ें थी ये एजेंट के हाथ में कि ये एजेंट उनको देखे। यस, फिर आगे यहाँ पे बताते हैं बच्चों कि अब यहाँ पे ये बताया कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे बच्चों, कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करने लग गए। यस, क्या करने लगे? इंटरफेयर करने लग गए। इवन वो ये भी डिसाइड करने लगे कि अब उनको एजेंट बना दिया गया है तो वो इस सिंहासन के क्या हैं? अधिकारी हैं। यानी कि अगर आपको मान लो किसी ने बोल दिया कि ये किंगडम, ये राज्य आप संभालो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसके अधिकारी हो। तो ऐसा हो गया बच्चों यहाँ पर। तो ये ऐसे सोच होने लग गई। तो फिर कंपनी ने सोचा कि हमें कुछ कॉमन सिस्टम बनाना होगा। यस, तो और इसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि सब्सिडरी अलायंस के बारे में। ये सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था कि यानी मिली जुली सरकार जो थी, तो उसके बारे में बता रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे बताया जाता है कि इसके हिसाब से इंडिया में कोई भी जो रूलर था वो अपनी खुद की आर्म फोर्स नहीं रख सकता था, यानी कि सेना नहीं रख सकता था। यस, उसको प्रोटेक्शन अगर चाहिए तो वो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ही बात करेगा और उसको बदले में पे करेगा। ऐसा पे ना करने पे यानी कि मिलिट्री आर्मी फ़ौज को आपको पे भी करना पड़ेगा। यस, क्योंकि उनके भी कुछ वेजेस, सैलरी और वो सब होते हैं। तो ऐसा था। तो यहाँ पे भी बच्चों आपको बताया गया कि ऐसे ना अगर ना पे करते थे तो उस सेंस में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, जो भी राजा महाराजा रहा करते थे वो उनसे उनकी ज़मीन जायदाद या टेरिटरी ले लेते थे। यस बच्चों, इसमें एक एग्जांपल आप रिचर्ड वेल्सली का समझे जो कि गवर्नर जनरल रहे हैं यस अवध की, और उन्होंने अवध और इस ईयर में बता रहे हैं कि जब वहाँ के महाराज यस आर्मी वालों को खर्च उठा नहीं पाए या उनका कर्ज पे नहीं कर पाए, तब ऐसे ही सेम हैदराबाद के साथ भी हुआ। तो ये बच्चों यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे यस नवाब जो है यस सूजौ उद्दाला के बारे में बताया गया है बच्चों। ओके, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ने के बाद अब हमें पता चलेगा साउथ साइड में जो एक टाइगर है जिनका नाम है यस, आप अगर देखेंगे तो ये टाइगर का क्या नाम है? टीपू सुल्तान। कौन है ये बच्चों? ये हैं टीपू सुल्तान यस, टाइगर ऑफ मैसूर।
तो बच्चों इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सीधे या तो फिर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली वो राजाओं को तोड़ मरोड़ के उनके किंगडम को हथिया लेते थे। ऐसे सेम यहाँ पे टीपू के साथ भी हुआ। टीपू के जो पापा थे उनका नाम था हैदर अली। हैदर अली ने इस पीरियड से इस पीरियड तक रूल किया। उसके बाद फिर टीपू ने आगे रूल किया। यस, टीपू के रूल करने के दौरान आप यहाँ पे देखेंगे टीपू की और उनकी 4 बार लड़ाई हुई। चारों बार में से 3 बार टीपू जीत चुके थे। यस, और टीपू सुल्तान ने यहाँ पे सैंडलवुड, पेपर, यस, कार्डामोम, ये सब जो चीज़ें होती हैं मसाले, या उन पे रोक लगा दी थी। लकड़ियाँ, यस, चंदन की लकड़ियाँ, सैंडलवुड, तो उन पे रोक लगा दी थी और वो एक्सपोर्ट वहाँ गए, मतलब वहाँ होने नहीं देते थे। तो जिसकी वजह से ब्रिटिश काफ़ी नाराज़ थे और वो चाहते थे कि वो किसी तरह टीपू सुल्तान को अपने रास्ते से हटा दें। इसके लिए उन्होंने 4 बार युद्ध भी किया और 4 बार में 3 बार वो लगातार हार गए। और लेकिन लास्ट वाले युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। यस, टीपू सुल्तान मर जाते हैं। अपने श्रृंगापट्टम, जो मैसूर में बताया गया एक जगह है, उसको यस प्रोटेक्ट करते करते, जो कैपिटल है, यस, से मैसूर का कैपिटल है श्रृंगापट्टम, उसको प्रोटेक्ट करते करते उनकी जान चली जाती है। यस, फिर आगे आप देख सकते हैं ये टीपू सुल्तान का टॉय है, तो ये किस तरह किसी ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। यस बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे मराठास के बारे में। मराठा का मतलब होता है मराठी। क्या आपने कभी पेशवा बाजीराव या दूसरे लोगों की कहानी सुनी होगी? तो बच्चों उसी समय की बात है। यहाँ पे भी बताते हैं कि जो मराठा सम्राट था, यस, उनके अंदर भी मन में एक बात थी कि वो भी दिल्ली के सिंहासन पर, तख्तो ताज पर बैठे और पूरी दुनिया को रूल करे। यस, पर लेकिन ये उनका सपना साकार नहीं हो पाया। यस, उनका ये सपना चूर चूर रह गया। और इसको चूर चूर करने वाले कौन है? ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या किया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनको पूरी तरह मराठा सम्राट को, मतलब मराठा साम्राज्य को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। और ये 3 भागों में यहाँ पे बताया गया है कि मराठा जो डायनेस्टी है, यस, आप देखेंगे ये मैंने कैटेगरी में इसमें डिवाइड है, यानी मराठा डिवाइड्स थे, तो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे। लेकिन ये सब एक साथ मिलकर किसकी बात मानते थे? पेशवा जो मिनिस्टर था उनकी बात मानते थे। ऐसे कुछ फेमस सोल्जर के नाम दिए गए हैं जो मराठास के अंदर है। यस, अगर आप देखेंगे फेमस सोल्जर कौन है, तो माधाजी सिंधिया हैं, यस, नाना पंडनीस हैं, यस, ये सब फेमस मराठा सोल्जर्स हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमें बताया गया कि कौन कौन से वॉर कौन कौन के दौरान हुए। तो बच्चों जैसे मैंने 3 वॉर के बारे में जिक्र किया था आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वॉर कौन कौन से हुए। जैसे सबसे पहला वॉर जो है बच्चों यहाँ पे बताया गया है कब हुआ था, 1782 में यहाँ पे बताते हैं। यस, और इसमें जो एक ज़मीन है उसको देना पड़ा था, मराठाओं को हारनी पड़ी थी। फिर आगे यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर बता रहे हैं। यस, तो ये दूसरा वॉर था ब्रिटिश के साथ में। इसमें ब्रिटिश को ओडिशा और यमुना रिवर जो है आगरा, ये सब उनका कब्जा हो गया था। फिर ऐसे ही थर्ड वॉर में बताते हैं कि जो मराठा साम्राज्य है वो पूरी तरह तहस नहस हो गया। इवन जो उनके हेड थे, पेशवा की मैं बात कर रहा था, पेशवा को बिथुर यानी कि कानपुर के जस्ट पास, उत्तर प्रदेश के पास, वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, यस, पनिशमेंट देने के लिए। और पूरा जो दूसरा क्षेत्र है वहाँ का, वो सब किसको मिल जाता है? ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। बच्चों अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम यहाँ पे दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? द क्लेम टू पैरामोंटेसी। पैरामोंटेसी का मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब होता है मेन चीफ। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है बच्चों कि 19th सेंचुरी में कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी बहुत ही गलत पॉलिसीज़ थी। वो अपना क्षेत्र एक्सपांसन करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते थे। यहाँ पे बताया गया है कि एक जो लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल हैं, उनके राज में बताया जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जिसमें ये बताया गया था, यस, और ये पावर भी एक तरह से दे दिया गया था, आप ये कह सकते हैं। यस, और यहाँ पे ये बता रहे हैं ये लोग कि मतलब डरा के धमका के, यस, जो भी हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़ वो सब पूरी करवाते थे। यस, अब यहीं पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कित्तूर की बात कही गई है। यस, तो यहाँ पे कित्तूर में क्या बताया गया है कि जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया, तो रानी छन्नम्मा हैं, यस, कित्तूर यानी कि कर्नाटक से, यस, वहाँ से हैं। और भी एक रायना चौकीदार है जो कि संगोली कित्तूर से है। ये सब लोगों ने बहुत विरोध किया। यस,
कि जो ब्रिटिश हैं उनके साम्राज्य के लिए। यस, तो ब्रिटिश अपने आप को ही वैल्यू देते थे और वो अपने आप को ऊपर सबसे मानते थे, पर लेकिन ये सब लोगों ने उनका विरोध किया। यस बच्चों, अब अगर हम आगे देखेंगे तो हमें ये भी पता चलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको डर था। उसको क्या डर था? उसको ये डर था कि जो रशिया हो सकता है वो वेस्ट, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट साइड से, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट साइड से उन पे अटैक कर सकता है, या वो स्टेट्स वो कैप्चर कर सकता है या टेरिटरी ले सकता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि अफ़गानिस्तान और दूसरी जगहों पर इन्होंने भी क्या किया, इस ज़मीन को हथियाने की कोशिश की। जैसे सिंध है, सिंध को ले लिया। यस, ऐसे राजा जो है रंजीत सिंह, उनको उन्होंने हरा दिया। और उनके मरने के बाद यहाँ पे फिर क्या बताया, जो सिख किंगडम है यानी कि पंजाब, और वहाँ पे भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो आपने देखा किस तरह जो ये अपने ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह वो कब्ज़ा कर रहे हैं। यस ओके, तो बच्चों अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। तो बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि अगर कोई राजा यस मर जाता है और उसके कोई भी वंश में, यानी कि उस किसी को राजा नहीं बनाया उसने, और वो मर जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी? यस, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगी। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जो ये लोग जीत चुके हैं। यस, जैसे 17 है, यस कौन से ईयर में जीता, फिर वैसे सबलपुर है, यस फिर वैसे उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब चीज़ें हैं। यस अच्छा, तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं। फिर आगे यहाँ पे अवध के बारे में भी बता रहे हैं। यस, अवध को भी उन्होंने ऐसे ही जीत लिया। यस, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक इस बार उन्होंने अलग से एक क्या क्लेम दिया कि भाई हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। किसने कहा? ये ब्रिटिशर्स ने कहा। यस, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो आज़ाद होना चाहते हैं। जो मिस गवर्नमेंट है, मिस गवर्नमेंट मतलब कि पहले जो वहाँ पे राजा थे वो अच्छे रूल नहीं करते थे, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना है। और वो बोल रहे थे कि हम तो कंपनी के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये किंगडम हमें मिल जाए। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया। इसीलिए अवध भी देखेंगे, अवध के लोग भी जॉइंट हो जाते हैं उनको प्रोटेस्ट करने के लिए। यस, क्यों? ब्रिटिश चाहते हैं कि ये जो अवध है वो उनको मिल जाए, लेकिन वहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं। बच्चों आपके पास मैप है, अगर मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जस्ट देखिए कि 1797 में जो एरिया दिखाया था रेड कलर में वो ब्रिटिश के अंडर में नहीं था, लेकिन तो जो येलो है वो ब्रिटिश के अंडर में था। लेकिन आप देखेंगे जस्ट थोड़े ही सालों के बाद, यस आफ्टर 5 डिकेड के बाद आप देखेंगे तो कितने ज़्यादा यहाँ किस हद तक ब्रिटिशर्स ने अपना कब्ज़ा करना चालू कर दिया है। यस, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। और देन फिर आप देखेंगे कि जस्ट कुछ और डिकेड के बाद तो ब्रिटिश का कितना ज़्यादा कब्ज़ा हो जाता है। तो ये जो मैप है, तीनों मैप, ये हमें हिस्ट्री बता रहे हैं कि ब्रिटिश का साम्राज्य किस तरह धीरे धीरे एक्सपांड हुआ। यस, तो ये सब हमें पता चल रहा है बच्चों। यस बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में? आगे हम बात करेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमें ये बताया जाता है कि बच्चों वैरेन हेस्टिंग के बारे में बताया जाता है। तो मैं आपको गवर्नर जनरल के बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो बच्चों जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, जैसे आप देखेंगे कि कोई जैसे प्रफुल्ल पटेल जी हैं, यस ऐसे ही आप देखेंगे कि वो लोग जो मतलब हेड होते हैं और किसी राज्य को देखते हैं, यस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, संभालते हैं, हेड होते हैं, उनको यहाँ पे गवर्नर बोला गया है। यस, तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि जो कंपनी है वो अपनी पावर्स को समझ चुकी थी और वो डे बाय डे एक्सपांसन के साथ में उसकी जो पावर थी वो बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही बता रहे बच्चों कि यहाँ पर उन्होंने बंगाल ही नहीं बल्कि बॉम्बे और मद्रास को आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, वो इन तीनों जगह पर उन्होंने अपने सेंटर बना लिए थे। यस, तो ये 3 बड़े सेंटर थे और यहाँ पर रूल कौन करता था? गवर्नर जनरल की मदद से। वैरेन हेस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ काम ऐसे किए थे जो नोट किए गए, लेकिन वो जस्टिस के रूप में, जस्टिस का रूप मतलब कहते हैं ना इंसाफ के रूप में उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नया सिस्टम बनाया जस्टिस का। यस, जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो उन्होंने कितना हर डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाया? 2 कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट बनाया यानी कि फौजदारी अदालत और दूसरा सिविल कोर्ट। इस क्रिमिनल में तो क्रिमिनल लोगों को डील करते हैं, सिविल में
जो सिविल प्रॉब्लम है उनको डील करते हैं। तो ऐसे बता रहे हैं ये सिस्टम किसी ने बनाया, ये सिस्टम बनाया वैरेन हेस्टिंग ने। यस, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे पढ़ेंगे तो आगे हमें ये पता चलता है बच्चों कि मौलवीज और जो हिंदू पंडित हैं, यस, इंटरप्रिटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रेसिडेड ओवर सिविल कोड्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मौलवीज़ होते हैं, आपने मौलवीज़ को देखा होगा, यस, मुस्लिम धर्म में, और जो हिंदूज़ होते हैं, यस, वो वहाँ पे रहते थे। यस, ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया कि वो रहते थे कानून को देखने के लिए, समझने के लिए, तो उनको अपॉइंट किया जाता था। ऐसे ही क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे काजी और मुफ्ती जो हैं वो लोग रहते थे, वो सुपरविज़न करने के लिए रहते थे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को नियुक्त किया गया था जो कोर्ट में फंक्शन करेंगे। तो देखिए कोर्ट का जो कोर्ट है, मैटर है, वो भी इन्होंने ही, ब्रिटिशर्स ने ही दिया है। यस, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हमें ब्राह्मण पंडित के बारे में पता चलता है कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग जो कानून का है, लोकल लॉज के बारे में बताया। यस, और इवन आप इन सब के बारे में धर्मशास्त्र में भी पढ़ सकते हैं। किसके बारे में पढ़ सकते हैं? धर्मशास्त्र में पढ़ सकते हैं बच्चों। 1775 में 11 पंडित जो है बताया जाता है हिंदूज लॉ के हिसाब से। यस, उन्होंने ट्रांसलेट किया इस डाइजेस्ट को इंग्लिश में। यस, और यहाँ पे बताया गया कि मुस्लिम लॉ जो है उसको भी बेनिफिट मिला, यस, यूरोपियन जज के द्वारा। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे किस तरह एक जो नॉलेज है उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। यस, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को यूज़ किया जा रहा है। फिर बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ कौन से ईयर में? तो कोर्ट वाला जो सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स का ही देन है बच्चों, जहाँ पर ये बताया जाता है, यस, द सदर निजामत अदालत। तो सदर निजामत अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे मेन, जिस कोर्ट का फैसला सबसे लास्ट होता है। यस, तो आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बनाया उन्होंने, हाई कोर्ट भी बनाया और सुप्रीम कोर्ट भी एक बनाया, ताकि जहाँ पर, तो ये सब ये इन्हीं की देन है। किन की देन है? ये इनकी देन है, वैरेन हेस्टिंग की देन है, जो गवर्नर जनरल रहे हैं। यस, तो बच्चों ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ी। इसमें फिर हमें कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम और टैक्स, ये भी बताया गया कि ये सारे लॉज भी बताए गए। ऐसे ही आपने पुलिस वालों का नाम सुना होगा तो उनको दरोगा बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर, ये सब कैसे अपॉइंट करना है उसके बारे में भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है। वरना आप देख रहे हैं कि आज ये पुलिस स्टेशन है, ये पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग हैं, तो ये सब पॉलिसीज़ ऑलरेडी पहले बनाई जा चुकी हैं बच्चों। यस, तभी इंडिया में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। यस, अब बच्चों हम कंपनी के आर्मी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम कंपनी के आर्मी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया आइडिया है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस तरह कंट्री को चलाना है, तो चलाने में उन्होंने एक आइडिया, इनिशिएटिव, एक्शन लिया और मिलिट्री को कितना मजबूत किया। जो मुग़ल आर्मी थी, यस, यहाँ पे बताया गया कि जो ट्रेंड सोल्जर थे, यस, जो घोड़ चला लेते थे, घोड़ा, या फिर जो दूसरे फुट सोल्जर्स थे, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप देखेंगे तो सोल्जर्स आपको पता चलेगा कि हैं। यस, ओके। फिर आपको यहाँ पे आगे बताया गया कि मुगल स्टेट, द cavalry dominate the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. The rural areas had a large number of armed peasant and local zamindar often supplied the Mughal with pedal सोल्जर। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि आर्मी में जो सोल्जर होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो आप देखेंगे कहीं कहीं गांव से लोगों को लेके आया जाता था, आर्मी में भर्ती करवा दिया जाता था। तो जो राजा महाराजा इंडियंस के थे वो, उनके पास इतने ट्रेंड सैनिक नहीं थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के पास थे वो ट्रेंड लोग थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप ब्रिटिश में भी उनको, इंडियंस को नौकरी मिली, उनको भी ट्रेनिंग दी गई, उनको एक वर्ड दिया गया सिपाही। क्या नाम दिया गया? सिपाही उनको नाम दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। यस, तो उन्होंने सोल्जर्स को भी रखा, इंडियन सोल्जर्स को भी रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इवन फिर आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि आगे भी उन्होंने बर्मा, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, यस, उन्होंने फ़ाइट किया। यस, और वहाँ पर भी उन्होंने सोल्जर्स का एक ग्रुप बनाया। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं बच्चों। यस, ओके। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे ये ब्यूटीफुल पिक्चर आपको दी गई है, जिसमें बताया गया था अ सवार ऑफ बंगाल इन द सर्विस ऑफ द कंपनी पेंटेड बाय अननोन इंडियन आर्टिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सिपाही जो है वो घोड़े पे चढ़कर कंपनी की ड्यूटी पे जा रहा है, तो उसका एक चित्र उन्होंने आपको बना के समझाया हुआ है। यस,
तो ये यूरोपियन स्टाइल जो ट्रेनिंग है इसके बारे में बताया गया है इन्होंने कि किस तरह वो लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे, यस आर्मी के लिए। तो आज भी देखेंगे तो ऐसी ट्रेनिंग होती हैं बच्चों। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं किस तरह फोर्स उन्होंने बनाए, सोल्जर्स बनाए, यस डिफरेंट डिफरेंट के लिए। ओके, अब यहाँ पे ऐसा लास्ट में क्वेश्चन ये भी बताया कि पता नहीं इन सिपाहियों को कैसा लगता होगा जब ये ब्रिटिशर्स के लिए काम करते होंगे। और कुछ तो ये भी है कि इन्होंने कुछ सिपाहियों ने तो विरोध भी किया है, जैसे बच्चों द ग्रेट मंगल पांडे की पिक्चर आपने अगर देखी होगी तो वो भी एक सिपाही थे लेकिन उन्होंने विरोध किया। तो वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों ये आज का हमारा चैप्टर रहा। इस चैप्टर में हमने ये समझा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ईस्ट इंग्लैंड से आते हैं इंडिया में और इंडिया में शासन करते हैं, फिर दूसरे लोग भी इंडिया में आते हैं, फिर कैसे उनसे एलिमिनेट करते हैं और एलिमिनेट करने के चक्कर में, उनको भगाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करके बैठ लेते हैं। फिर उसके बाद कैसे इंडियन राजा को वो हराते हैं एंड देन ये सारी चीज़ें हमने बच्चों इस चैप्टर में पढ़ा। ओके, आई होप बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे। ओके बच्चों।